हिंदी के सुप्रसिद्ध हास्य कवि काका हाथरसी फरमाते हैं, सत्य और सिद्धांत में क्या रखा है तात, उधर लुढ़क जाओ जिधर देखो भरी परात, देखो भरी परात, अर्थ में रखो निष्ठा, कर्तव्यों से ऊंचे पद और प्रतिष्ठा, जो दल हुआ पुराना उसको बदलो साथी, दल की दलदल में फंसकर मर जाता है हाथी। नमस्कार, वर्णिका हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं संतोष सारंग। मित्रों, आज के भारत को नया भारत कहा जा रहा है। न्यू इंडिया की संज्ञा से संबोधित किया जा रहा है। इस नए भारत में शहरों के नाम बदल रहे हैं, पत्रकारिता का एथिक्स बदल रहा है और राजनीति की परिभाषा बदल रही है। एक समय था जब राजनीति को शुचिता, नैतिकता, मर्यादा, मूल्यों से जोड़ा जाता था, लेकिन आज के नए भारत में इन शब्दों का कोई महत्व नहीं। आज तो जुमलेबाजी, झूठ, फरेब और शब्दों के माया जाल से, राजनीतिक नारों से जनता का दिल जीता जाता है और जनता भी तो यही चाहती है। हम आज इन्हीं सब चीजों पर बात करेंगे। राजनीति को लेकर के जो बिहार का जो सियासी तापमान है, उसको लेकर हम बात करेंगे कि कैसे नेता, इस पार्टी के नेता उस पार्टी में और फिर उस पार्टी के नेता इस पार्टी में कैसे आ और जा रहे हैं। इन दल बदलू नेताओं पर चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ फिर राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर निशिंत किंजल साहब हैं। आज इनसे इन सब मुद्दों पर हम विस्तार से बात करेंगे। सर, एक बार फिर आपका हमारे इस मंच पर आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। जो राजनीतिक घटनाक्रम है उसमें आज एक बिहार के बहुत चर्चित नेता रहे हैं पप्पू यादव। उन्होंने आज कांग्रेस की का दामन थाम लिया है और अपनी पार्टी जाप का विलय भी कर दिया है। इधर अली अशरफ फातमी, लवली आनंद, उधर जो निर्भया कांड के बहुत चर्चित वकील रही हैं सीमा कुशवाहा, उधर अशोक महतो जो बाहुबली रहे हैं, जो 17 साल जेल से होकर वापस आए हैं, लालू प्रसाद और राबड़ी देवी से आज जाकर आशीर्वाद भी लिया है। उन्होंने नई शादी की है, चुनाव में जाने की चर्चा भी है। तो इन तमाम मुद्दों पर आप क्या सोचते हैं, जो दल बदल का जो दौर चल रहा है उसको आप कैसे देखते हैं? संतोष जी, आपने काका हाथरसी के 4 लाइनों से शुरुआत की। आप देखेंगे कि काका हाथरसी को गुजरे एक जमाना हो गया और काका ने जो बातें उस जमाने में कही, उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि कभी मीडिया इतना सुलभ होगा और आम आदमी एक दूसरे से इतनी आसानी से जुड़ पाएगा, सूचनाओं से जुड़ पाएगा। और उन्होंने उस वक्त में देख लिया था कि राजनीति किन रास्तों से होकर गुजरने वाली है और मतलब का मतलब क्या निकलेगा, ये उस दौर में उन्होंने देख लिया था। आज जितनी बातें आपने कही हैं, जो लोग इधर से उधर जा रहे हैं, पहले सबसे पहले मैं पप्पू यादव की बात करना चाहूंगा। पप्पू यादव की पत्नी रंजीता रंजन, वो राज्यसभा की सांसद हैं कांग्रेस से। और एक बात है कि जो छोटे-छोटे दल बनाए जाते हैं कहीं न कहीं, जिसमें से इनके जाप या जन अधिकार पार्टी पप्पू जी की है। तो हम लोग आजकल लगातार बातें कर रहे हैं छोटी पार्टियों के बारे में, जो एक व्यक्ति की पार्टी होती है या एक जाति की पार्टी होती है या फिर एक इलाके की पार्टी होती है। तो पप्पू जी की पार्टी जाति की पार्टी तो नहीं कह सकते, क्योंकि उनकी जाति की पार्टी यदि कही जाए कुछ अर्थों में, तो राष्ट्रीय जनता दल है। पप्पू जी की जाति की पार्टी जन अधिकार पार्टी को नहीं कह सकते। वो पप्पू जी की व्यक्तिगत पार्टी है और उनके जो पूर्णिया और उनके आसपास का जो उनका कार्य क्षेत्र है, उस क्षेत्र में उसका प्रभाव है। और अमूमन ये छोटी पार्टियां बनाई ही इसलिए जाती हैं कि सहूलियत के हिसाब से इनका गठबंधन बनाया जा सके। और यदि आपके पास रास्ता नहीं बचता है, तो जो बड़ी पार्टियां हैं, जैसे कहते हैं ना शार्क मछली, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है,
तो जो बड़ी पार्टियां हैं, लालू यादव हुए या फिर नीतीश कुमार हुए या उससे भी बड़ी ज्यादा भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस, अब ये पार्टियां समझ चुकी हैं कि छोटी पार्टियां बहुत ब्लैकमेल करती हैं। चुनाव के समय तो चली आती हैं और चुनाव के जीतने के बाद फिर ये कहाँ जाएंगे वो कोई नहीं बता सकता। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हम लोगों ने बिहार में कई दशकों से देखा है, रामविलास जी की पार्टी को। तो पप्पू यादव की पार्टी जो जिसका विलय हो गया कांग्रेस में, मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। और निश्चित रूप से इसके सूत्रधार उनकी पत्नी रंजिता रंजन जी रही होंगी और उन्हें निश्चित रूप से उन्होंने देखा होगा कि पूर्णिया से उनको टिकट मिलने की संभावना या फिर हो सकता है कि निश्चित भी हो गया हो। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास एक नेता का फोन आया था, अभी कोई आधे घंटे पहले। उन्होंने मुझसे कहा कि हमारी टिकट करीब करीब फाइनल हो चुकी है। तो स्वाभाविक है वो कांग्रेस के टिकट की बात कर रहे थे। तो कांग्रेस के टिकट में जो कुछ संभावित लोग हैं, क्योंकि वहां तो कैंडिडेट कम है और वो लोग सीट ज्यादा मांग रहे हैं, तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं है कि पप्पू यादव की टिकट एक तरह से आश्वस्त इन्हें किया गया होगा और तभी इन्होंने पार्टी का विलय किया होगा। तो ये तो रही बात पप्पू यादव की। बाकी लोगों के बारे में जो आपने कहा है, तो आज के तारीख में आपने शुरुआत में ही कह दिया कि कोई शुचिता और सिद्धांत की आजकल के तारीख में कोई उसका कोई मतलब नहीं है। जिसको जहाँ डॉक्टर साहब सहूलियत एक है वहाँ मिनट, जा रहा है। डॉक्टर जी। साहब एक मिनट रुकना मैं चाहता हूँ। चूंकि पप्पू यादव हाँ। की बात हुई तो पप्पू यादव के जाने के बाद जो उधर का इलाका है, पूर्णिया कटिहार के इलाके का जो यादव वोट है, वो तो स्वाभाविक है कांग्रेस में वो गए हैं तो उधर ही रहेंगे, लेकिन प्रभाव क्या पड़ेगा उनके, उनकी जो अपनी राजनीति रही है पूर्णिया और उस अंचल की, कोशी अंचल में क्या प्रभाव पड़ेगा इनके जाने से? देखिए, पप्पू यादव चूंकि वो वही गठबंधन है जिसमें लालू प्रसाद यादव की पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल है। तो पूर्णिया, मधेपुरा ये सब इलाका में जो लालू जी की पार्टी का जो वर्चस्व है, जो यादव वोट पर पकड़ है या फिर जो अल्पसंख्यकों के वोट पर पकड़ है, और इन सबों के इतर पप्पू यादव की अपनी एक व्यक्तिगत, इनका अपना एक वोट बैंक है उस इलाके में। सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया इस इलाके में इनकी अपनी एक व्यक्तिगत इनके वोटर्स कुछ हैं। इनके कुछ एमएलए जो विधानसभा क्षेत्र हैं उन पर इनका प्रभाव है। उन चीजों का लाभ निश्चित रूप से पप्पू यादव को मिलेगा। और हमारे बिहार में यदि आप देखें तो वोटर्स को बहुत ज्यादा इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये नेता किस पार्टी से आ रहा है नहीं आ रहा है, उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। उनको समझाने के लिए एक दिन काफी है। उनको लगना चाहिए कि हमारे नेता किसी बड़ी पार्टी से आ गए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो फिर अपनी प्रतिबद्धता न बदलते देरी लगती है और जिनकी प्रतिबद्धता अपने नेताओं के प्रति है वो वहीं के वहीं रहती है। तो मुझे लगता है पप्पू यादव को इनका जो अपना प्रभाव क्षेत्र है, जो कोसी अंचल में, उसका वोट इन्हें निश्चित रूप से मिलेगा। लालू प्रसाद यादव का जो वोट बैंक है वो इनके साथ है गठबंधन में, उसका वोट मिलेगा। अल्पसंख्यकों के वोट मिलेंगे। और सबके बाद एक बात तो मानना पड़ेगा कि जो कमजोर वर्गों का एक बड़ा तबका है जो यादव और मुसलमान से बाहर भी है, जो अभी भी कहीं ना कहीं उसकी आस्था लालू प्रसाद यादव में है, उसका वोट वैसे भी उस गठबंधन को मिल रहा है और वो वोट पप्पू यादव को मिलेगा। तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। और एक लाभ शायद ये भी मिल सकता है पप्पू यादव को, देखा गया है कि बाढ़ हो या व्यक्तिगत भी कहीं पर किसी परिवार, पीड़ित परिवार से जाकर मिलते हैं, कुछ आर्थिक मदद भी करते हैं। इस तरह का अभी जो राजनीति में जो भी नेता है वो एक बिरले नेता है पप्पू यादव, जो कहीं भी अगर अग्नि पीड़ित हो या कोई बाढ़ से पीड़ित हो या कहीं कोई हमला हुआ हो, किसी की हत्या हुई हो, तो वो बिहार के विभिन्न हिस्सों में जाते हैं। ये लगता है कि एक व्यक्तिगत जो उनकी उनके अंदर जो गुण है एक नेता का, उसका भी मुझे लगता है प्रभाव पड़ना चाहिए। पप्पू यादव की एक और खासियत है कि जैसे अमूमन होता क्या है कि बिहार में जो आम आवाम है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो कमजोर वर्ग है। और इनमें अभी भी इतनी शक्ति नहीं है कि जो बाहुबली हों या जो दबंग हों या जो बहुत मजबूत लोग हों, उनके सामने खड़े होकर उनकी गलतियों या फिर उनके द्वारा कुछ जाति हो तो उसका प्रतिकार कर पाए। ऐसा अभी भी बिहार में बहुत बड़ी तादाद में ऐसी जनता है, पूरे बिहार में ऐसे लोग हैं जो सामने खड़े होकर नहीं बोल सकते। मन में भले ही हो, टेबल टॉक पे भले ही बोल लें,
लेकिन सामने आकर गलत चीजों का विरोध करने की शक्ति अभी भी बहुत बड़ी आबादी की नहीं है। तो कहीं न कहीं पप्पू यादव की एक छवि बनी हुई है कि जो सामंतशाही वर्ग है या फिर जो बहुत ही जो दबाव की राजनीति जो लोग करते हैं, उन लोगों के खिलाफ खड़े होने की पप्पू यादव की एक छवि रही है और वो खड़े होते भी रहे हैं। एक नंबर तो कि जो सामंतों के खिलाफ बोलते हैं, खड़े होते हैं, एक। दूसरी चीज़ आपने सही बात कहा कि कहीं उन्हें पता चलता है कि कमज़ोर वर्गों पर या जहाँ उन्हें लगता है कि मुश्किल में है लोग, वहाँ पहुँचने की कोशिश करते हैं। कुछ हमने भी देखा पटना में जब बाढ़ आया था, तो बिल्कुल काफ़ी पानी में होकर जा रहे थे। तो ये बात सही है, कहने वाले तो कह सकते हैं कि चलिए कि एक पॉलिटिकल गिमिक था, लेकिन गिमिक भी करने के लिए कितने लोग तैयार हैं? तो मुझे अच्छा लगता है कि लालू पर पप्पू यादव क हुँ, जी, लालू परिवार से पप जो संबंध रहा है, वो कैसा रहा हाँ, है? वो तो उतार-चढ़ाव होता रहा है। लालू प्रसाद जी से देखिए, एक बात लालू प्रसाद जी के बारे में यहाँ आपने अच्छा प्रसंग छेड़ दिया, मेरे दिमाग से गुज़र रहा था। लालू जी की एक राजनीति रही है, हाल के वर्षों में जो मैंने देखा है, पिछले करीबन 15 साल से मैंने लालू जी को देखा है, हाल के समय में। लालू जी एक सशंकित रहते हैं, उनके दिमाग में एक बात बराबर घूमती रहती है कि तेजस्वी यादव का कोई विकल्प कहीं से न खड़ा हो जाए। इस पर उनकी बड़ी तीखी निगाह रहती है कि कोई आदमी तेजस्वी के मतलब बिहार की लीडरशिप उनका मानना है कि नीतीश जी जब हटें या फिर जब भी नॉन भाजपा कोई मुख्यमंत्री बने नीतीश जी के बाद, तो वो तेजस्वी यादव होना चाहिए। ये लालू जी की अपनी मंशा है और वही उनकी सोच है और उसी तरफ वो काम कर रहे हैं। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसमें उन्हें तेजस्वी यादव के नेतृत्व को खतरा दिखता है, उसे वो पसंद नहीं करते और इस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम आता है पप्पू यादव का। तो लालू जी पसंद नहीं करते, लेकिन कांग्रेस के रास्ते पप्पू यादव आ रहे हैं और कांग्रेस के साथ बहुत ज़्यादा बार्गेन करने की स्थिति में लालू जी नहीं होंगे, खास करके आज की स्थिति में, जहां राहुल गांधी और रंजीता रंजन जी दोनों पप्पू यादव के पैरवीकार हैं। सिर्फ लालू प्रसाद यादव की चली होती, तो मुझे नहीं लगता कि पप्पू यादव को टिकट मिलना था। इस कड़ी में जी, मैं 1-2 नाम और आपके सामने डालना चाहूँगा। लालू यादव उसी कड़ी में मुकेश सहनी को भी तेजस्वी यादव का प्रतिद्वंदी मानते हैं। ऐसे ही उनकी पार्टी में एक नेता हैं सीतामढ़ी से अर्जुन राय, जो पहले सीतामढ़ी से सांसद रह चुके हैं। उन्हें भी लालू यादव मान के चलते हैं कि तेजस्वी यादव के लिए खतरा हो सकते हैं। तो ऐसे लोगों को लालू यादव पसंद नहीं करते हैं और उन्हें टिकट भी नहीं देना चाहते हैं। अर्जुन राय जी को जब भी टिकट मिला सीतामढ़ी से, वो शरद यादव जी के कारण मिला। लालू प्रसाद की चली, तो उन्होंने उनको टिकट देना पसंद नहीं किया। तो लालू यादव जितने भी होशियार या फिर जिनके पास कुछ विज़न है, ऐसे यादव नौजवानों को देखना नहीं चाहते। जी। लवली आनंद ने भी राजद छोड़ करके जदयू का दामन थामा है अपने पुत्र के साथ और उन्होंने जो बयान दिया है, लवली आनंद ने कहा है कि किराए का मकान छोड़ करके आप अपने घर में आ गए। जैसे अभी कुछ दिन पहले नीतीश कुमार ने भी कहा था कि अब हम आ गए हैं इधर, अब कभी नहीं जाएँगे। तो वो पहले भी बयान देते रहे हैं इस तरह के। लवली आनंद भी किराए का मकान कहा है पुरानी पार्टी को। अमूमन जब कोई भी नेता, कोई दल बदलता है, तो पुरानी पार्टी को किराए का मकान कहता है, तो ये कहता है कि वो हमसे गलती हो गई कि उस पार्टी में गए। देखिए, ये तो मैं तो बराबर कह रहा हूँ कि हमारा देश बहुत आगे बढ़ चुका है। हम इस नई मिलेनियम में बहुत आगे जा चुके हैं और स्वार्थ की बिल्कुल सारी सीमाएँ पार हो चुकी हैं। इसमें मैं नेताओं को अब तो बिल्कुल ही दोष नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि वो तो ये काम 1 बार 2 बार नहीं, वो रोज़ कर रहे हैं। आश्चर्य इस बात का है कि जनता फिर भी इन्हें चुनती है। जनता इन्हें नकारती नहीं है। कोई किधर से भी आ जाए, वो नेता है तो फिर उनके समर्थक मिल जाएँगे। वो जिंदाबाद, जिंदाबाद कल से शुरू हो जाता है। तो वो इस पक्ष में है, उस पक्ष में है और मुझे लगता है शायद इसी कारण से जो कमज़ोर तबका है, गरीब तबका है, कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, इन्हें जो अशिक्षित रखा जाता है,
और इन्हें बेकार के चीजों में भटका कर रखा जाता है। जैसे कहते थे ना कि जो एक जिन्न था, जिन्न जब बोतल से बाहर जिन्न निकला तो और कहा कि हुक्म मेरे आका, तो उसने कहा कि ये काम करो। तो जितनी चीजें जो जो काम कहता गया उसका आका वो सब काम कर दिया उसने फटाफट पलक झपकते। तो कहा कि और कुछ काम बताइए, तो कहा नहीं और तो कुछ काम है नहीं, तो बोतल के अंदर चले जाओ। कहते बोतल के अंदर तो मैं नहीं जाऊंगा, आप यदि काम नहीं बताएंगे तो आपको ही खा जाऊंगा। तो ये जो जिन्न जो निकला है उसको आप जनता को समझ लीजिए। तो ये जो बोतल का मालिक या फिर जो चिराग का मालिक है, उसने देखा कि यार ये जिन्न को कुछ काम नहीं दोगे तो ये तो बड़ा खतरा है। तो कभी इसको लाठी में तेल पिलाने में लगा दिया जाता है, कभी इसको बस ऐसे ही आप कह सकते हैं सपनों के सौदागर हैं। कभी उनको कह दिया जाएगा कि चलो किसी कोई यज्ञ के बहाने, कभी किसी खेल के बहाने। पुराने जमाने में यदि आप याद करें तो एथेंस में या फिर जो ग्रीस, वहां लोग करते थे कि ग्लैडिएटर्स की लड़ाई करवाते थे कि चलो भाई तुम बहुत बहादुर आदमी हो, शेर से लड़ो। आपस में लड़ा दिया, तलवारबाजी की लड़ाई हो गई। तो कहने का मतलब इन लोगों को उलझा कर रखा जाता था ताकि जो बड़े लोग हैं वो आसानी से सियासत का खेल कर सकें, और जो जनता की संपत्ति है, संसाधन है, उस संसाधन का पूरा उपयोग अपने लिए कर सके। आज की राजनीति वैसे ही चल रही है। जनता या गरीब या फिर मेजॉरिटी है, उन्हें उलझाए रखो, उन्हें आईपीएल के मैच दिखाओ, उन्हें लाठी में तेल पिलाने में उलझा के रखो। ध्यान रखो कि ये कहीं पढ़ न जाए, ये कहीं शिक्षित न हो जाए, इनकी राजनीतिक चेतना न कहीं जग जाए। इसीलिए इनको उलझाए रखने के सारे तरीके इजाद किए जाते हैं देश में। और इसमें जितनी भी सत्तारूढ़ पार्टियां हैं, मेरे हिसाब से कोई विपक्ष नहीं होता। सत्ता और विपक्ष मिलकर सत्ता बनती है और शासक वर्ग बनता है। और ये सब मिले हुए और सबके अंदर में ये बात बैठी हुई है कि जनता को ऐसे ही बेवकूफ बनाते रखना है और इन्हें ऐसे ही बेवकूफ बनाए रखना है। बिहार की राजनीति में एक वक्त आनंद मोहन जो राजनीति में एक तूफान की तरह आए और फिर एक पूर्व डीएम की हत्या में ये आरोपित हुए, फिर जेल में बंद हुए, फिर उन्होंने कविताएं लिखी। लवली आनंद और पूरे परिवार एक तरीके से राजनीतिक संकट से वो और पारिवारिक जो संकट है उससे भी गुजरे। लेकिन एक बार फिर लग रहा है कि आनंद परिवार यानी आनंद मोहन का परिवार राजनीतिक रूप से दोनों बेटों को सेटल करना चाहते हैं। पत्नी को इस बार संभवतः शिवहर से मिल जाए सीट। तो ये जो पप्पू यादव को भी बाहुबली नेता कहा जाता रहा है, आनंद मोहन भी बाहुबली नेता के रूप में कुख्यात रहे या प्रख्यात रहे कहें। क्या लग रहा है अभी आगे की राजनीति, अभी जेल से छुड़ाने में नीतीश कुमार पर भी आरोप लगा कि इन्होंने जेल से छुड़वाया, नियम बदल कर छुड़वाया। तो क्या है नीतीश कुमार का आनंद मोहन, लवली आनंद के प्रति जो इतनी श्रद्धा है या सॉफ्ट कॉर्नर है, क्या लग रहा है? इसके पीछे क्या कारण लग रहा है? देखिए, नीतीश जी और आनंद मोहन ये लोग पुराने मित्र हैं। समता पार्टी के समय में इन लोगों की काफी अच्छी दोस्ती थी। मुझे अभी भी याद है दिल्ली में जैसे नीतीश जी और आनंद मोहन एक कार से कहीं जा रहे हैं, वो मैंने एक तस्वीर भी देखी थी और कहीं से वाकया भी मैंने सुना है। तो ये सब इनकी पुरानी दोस्ती है। और जहां तक कि मुकदमे की बात है, जो कृष्णैया हत्याकांड हुआ उसमें जो कानूनी पहलू रहा, जो सजा मिला आनंद मोहन जी को, और फिर बाद में बिहार सरकार के द्वारा जो कुछ ऐसे जेल अधिनियम में चेंज लाकर इन्हें इनके रिहाई का मार्ग प्रशस्त किया गया। इसके कई प्रकार के मायने हैं। आपने देखा भी मनोज झा से कैसी अदावत हुई, फिर जो कृष्णैया की पत्नी थी वो फिर से सुप्रीम कोर्ट में गई। और मुझे लगता है कि उसका एक फलाफल अवश्य है कि जो कमजोर वर्ग है आज के तारीख में, खास करके जो अनुसूचित जाति का जो कमजोर वर्ग है, उसके अंदर यदि हम घूमने जाते हैं तो मैंने भी देखा है कि उन लोगों ने दिल से अभी तक आनंद मोहन जी को माफ नहीं किया है। ऐसा मुझे भी नजर आया। वैशाली में घूमने के क्रम में भी मैंने इस चीज को देखा और सीतामढ़ी शिवहर में भी देखा। तो ये देखना रोचक होगा कि चुनाव में जब लवली आनंद को टिकट दें या आनंद मोहन जी के परिवार से किसी और को नीतीश जी टिकट दें,
ज्यादातर तो यही चांस लग रहा है कि शिवहर से उन्हें टिकट मिलेगा। उसके लिए रमा देवी जी का टिकट काटा भी गया है भारतीय जनता पार्टी का। तो आनंद मोहन को कितना जनता एक्सेप्ट कर पाएगी और क्या उनका रिजल्ट होगा ये तो नहीं पता। लेकिन आनंद मोहन के नीतीश कुमार के पाले में आने से राजपूत मतदाताओं का कहीं ना कहीं वो रुझान एनडीए के प्रति बढ़ेगा, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि आज के तारीख में जो परसेप्शन हम देखते हैं आनंद मोहन के प्रति, जो युवा वर्ग है राजपूतों का, उसके नेता अभी भी आनंद मोहन है। और यदि वो भारतीय जनता पार्टी वाले गठबंधन में रहें तो फिर तो कोई दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि वैसे भी जो राजपूत मतदाता हैं वो सब के सब भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं। और उसी में यदि आनंद मोहन भी आ जाए तो सोने पे सुहागा वाली स्थिति है। जी, तो जी, उस वोटर्स में उस वोटर समूह में आक्रामकता भी आएगी। तो इसका लाभ एनडीए को निश्चित रूप से मिलेगा। आनंद मोहन को एक कठिनाई का सामना निश्चित रूप से करना पड़ेगा, और वो ये है कि जो दलित मतदाता हैं उनको ये कैसे रिझा पाएंगे और उसको कैसे मना पाएंगे, ये देखना रोचक होगा। ये बात आपने जो कही दलित मतदाता, लवली आनंद ने एक कारण और बताया है जदयू ज्वाइन करने का। उन्होंने कहा कि जो ठाकुर का कुआं है, ठाकुर का कुआं विवाद में राजद के मनोज झा और फिर इनमें आनंद मोहन में काफी कुछ विवाद हुआ था। उसी का जिक्र करते हुए लवली आनंद ने कहा कि ठाकुर का कुआं के बहाने राजद वाले लोग एक जाति विशेष को गाली दे रहे थे, इससे वो आहत होकर के इधर जदयू में वो आई हैं अपने बेटे के साथ। तो ये ठाकुर का कुआं आपने बहुत अच्छा प्रसंग लाया भी कि दलित वोटर्स को कैसे ये कर पाएंगे। ठाकुर का कुआं प्रसंग लवली आनंद ने उठाया है, जबकि ठाकुर का कुआं का प्रसंग ये किसी जाति विशेष को लेकर नहीं था। तो लवली आनंद के दिमाग में ठाकुर का कुआं फिर से क्यों आया होगा? देखिए, इसमें ठाकुर का कुआं को हम ज्यादा कुछ तवज्जो नहीं देना चाहते, क्योंकि मैं भी उस चीज को देखा हूं। मनोज झा जी ने जो जो राज्यसभा में ठाकुर का कुआं जो कविता पढ़ी थी, मुझे भी जहां तक लगा कि उसमें इतना अंदर तक जाके उसकी इस प्रकार से मीमांसा की कोई आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने वहां, मुझे जो लगा, हो सकता है मैं गलत हूं, मुझे जो लगा उसके पीछे उनका मंशा सिर्फ यही था, एक कविता के माध्यम से उन्होंने कहने का प्रयास किया था कि अभी भी गरीब लोगों पर या कमजोर वर्गों का को के जो हालात बने हुए उसमें ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ, इसके बारे में उनका उनका कहना था। और ठाकुर से मेरा मुझे लगता है कि उनका उस कविता में ठाकुर से प्रयोजन है जो सामंती वर्ग है उससे। वो वो ठाकुर कोई भी हो सकता है, वो कोई कुशवाहा भी हो सकता है, कोई वैश्य भी हो सकता है, वो कोई कुर्मी भी हो सकता है, कोई यादव भी हो सकता है, कोई सवर्ण भी हो सकता है। तो ये मुझे नहीं लगता कि जाति से जोड़कर देखना उतना मुनासिब, मुझे भी नहीं लगता। फिर भी जब आप राजनीतिक स्टेप लेते हैं तो आपको अपने स्टेप की कहीं ना कहीं उसको आपको ठीक साबित करना होता है, उसके पक्ष में दलील देनी पड़ती है। तो वो यदि हुआ हो तो मुझे कोई उसमें आश्चर्य नहीं है, लेकिन मैं उसको वैसे जोड़ के नहीं देखना चाहता। एक यहाँ पर छोटी सी टिप्पणी और मैं करना चाहूंगा ठाकुर के बारे में। यदि आप राष्ट्रीय जनता दल के पिछले करीबन 20 साल के इतिहास को आप देखें तो एक समय था कि लालू जी की पार्टी संपूर्ण पिछड़ी जातियों प्लस जो दलित वर्ग है और अल्पसंख्यक, इन सबों की पार्टी बन के उभरी थी 1990 से 95 के बीच में। बाद में जब उसमें क्षरण होने लगा तो भी लोग कहते थे कि अभी भी इसमें एम, वाई और आर मीन्स के जो 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 राजपूत वर्ग है उसके बहुत अच्छी तादाद में इन्हें वोट मिलते थे। ये अलग बात है कि वो वोट ज्यादा ट्रांसफर नहीं होता था, जहां लालू जी ने राजपूत कैंडिडेट नहीं दिया वहां वो वोट ट्रांसफर नहीं होता था। वैशाली लोकसभा में आप देखें तो जब रघुवंश प्रसाद सिंह जी लोकसभा के चुनाव लड़ते थे तो उन्हें तो वोट मिल जाता था, लेकिन वही रघुवंश प्रसाद सिंह जब लवली आनंद के सामने जब खड़े हुए 1999 में तो राजपूत मतदाताओं ने उनको नकार दिया और ये लवली आनंद के साथ चले गए थे। हालांकि वो जीत गए चुनाव। फिर यही हुआ जो पहली बार रघुवंश प्रसाद सिंह चुनाव हारे 2014 में, उस बार जो राष्ट्रीय जनता दल के वो कैंडिडेट थे तो राजपूत मतदाताओं में से
मेजॉरिटी ने रामा सिंह जो थे एनडीए के कैंडिडेट, उनको मत देना, वोट दिया, रघुवंश प्रसाद सिंह को उन्होंने छोड़ दिया। अब बाद में यही हुआ, जब वीणा देवी के खिलाफ रघुवंश प्रसाद सिंह खड़े थे तो राजपूत मतदाताओं ने उनको छोड़ दिया और वीणा देवी को वोट दिया। लेकिन यदि वो किसी और जाति के खिलाफ होते थे तो उनको वोट मिलता था। तो ये बात सही है कि ठाकुर को बहुत हद तक राष्ट्रीय जनता दल के साथ रहे, लेकिन जहां उनके जाति के कैंडिडेट दूसरी पार्टी से आ गए, वहां अधिकतर मतदाता राष्ट्रीय जनता दल को छोड़ के दूसरी तरफ चले जाते रहे। जी। तो ये एक दल एक बदलू जो एक नेता हाँ दल बदलू जो नेता हैं, जो दल बदलते जी। हैं, दल बदल कानून भी बना था ना? ये सब उस कानून के बारे में तो चर्चा ही बेकार है। मतलब एक बहुत बड़ा वर्ग है, हमारे कुछ मित्र लोग हैं पॉलिटिक्स में, सीनियर लोग, वो बराबर कहते हैं कि देखिए कानून शब्द बड़े सोच समझ के बनाए जाते हैं। और आप जानते हैं मैं करीबन 6 साल आयोग में रहा हूँ, और आयोग में रहने पर आपको ना कई बार कानून की उसकी व्याख्या मीमांसा करनी होती है, और लगता है कानून में कोई लैकुना है या कहीं कोई छेद है या कोई कमी है, तो उसके लिए हम लोग अनुशंसा करते थे लीगल सेल को कि यहाँ पर देख के इसमें कानून में संशोधन किया जाए। तो कानून में बहुत से ऐसे रास्ते छोड़े गए हैं, जानबूझकर छोड़े गए हैं। जैसे आप कहें ना कि जिसमें आपको ना विवेकाधीन आपके पास बहुत पावर आता है, उसी कानून का सहारा लेके आप किसी मिस्टर ए को आप जेल में डाल सकते हैं, और उसी कानून का सहारा लेके जो दूसरा है उसको कहेंगे नहीं ये अच्छे आदमी लग रहे हैं, इनको बेल दे दीजिए। तो दल बदल का भी कानून वैसे ही है। यदि जी। दल बदल के तो कानून में अब दम रहा होता तो इस प्रकार से जो चीजें चल रही हैं ऐसे नहीं होते। आप बीच में शुचिता पर कुछ बोलना चाह रहे थे। शुचिता का तो कोई अभी इसकी भी चर्चा बेमानी है। शुचिता वगैरह कुछ नहीं। अभी आपने जो जहां से आपने शुरू किया था आज का वीडियो बनाना, बात वहीं पर जाती है कि जहां पर वो जिधर देखे खीर उधर गए फिर। तो और राजनीति अब ज्यादा कुछ इनसे के मानने, हाँ, हमाम में सभी हमाम में नंगे हैं। सब नंगे हैं, लेकिन जनता हाँ तब भी बिल्कुल। मस्त है और जनता सबको पसंद करती है। हाँ, चाहे तो इसमें आप थोड़ी देर के लिए मैं कहना चाहूंगा कि जनता आप देखेंगे कई बार ये बात उठती है, लोग कहते हैं सरकार को ये करना चाहिए, सरकार को ये करना चाहिए, सरकार को ये करना चाहिए, सरकार को यहाँ पुल बनाना चाहिए, सरकार को यहाँ अंडरपास बनाना चाहिए। हम कहते हैं अरे बेवकूफ, सरकार कोई वहां संतों का कोई जमावड़ा है क्या? वहां भी आदमी बैठे हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हों या फिर पॉलिटिशियंस हों, वो लोग वहां समाज सेवा के लिए बैठे हैं। ये तुम्हारा भ्रम है। ये आज के तारीख में एक पेशा है, और उसे पेशा के समान लोग देख रहे हैं, और पेशा में जो जरूरी है वो करते हैं। पेशे में सबसे जरूरी होता है उनको अपना लाभ कैसे देखना है। हाँ, लाभ मिलते हुए कुछ ऐसे राजनेता मिल जाते हैं जो निश्चित रूप से समाज के बारे में सोचते हैं, लेकिन ऐसे नेताओं को बहुत जल्दी ठिकाने भी लगा दिया जाता है। बाकी तो वोटर्स एक तरह से लाभुक भी हो गए, बेनिफिशरीज भी हो गए। दूसरा मुर्गा और फिर कुछ दारू और कुछ पैसे मिल गए। हाँ हाँ। तो जब हम खुद भ्रष्ट हो गए हैं, जनता जब नेता से करेक्ट। दारू और पैसे पर अगर वोट करेंगी, जनता करेगी, तो फिर सवाल कैसे उठा पाएगी कि हाँ, आपने लूटा है, आपने ये किया है। ये तो फिर सवाल ही नहीं उठता है। तब तो वे खुलेआम इस लूट मचाएंगे। हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो ऐसी व्यवस्था की जाती है। आप आज के तारीख में देखें, इतने स्कूल बनाए गए हैं पूरे राज्य में, हजारों की तादाद में स्कूल हैं, लेकिन सुनिश्चित किया जाता, थोड़ा सा एक बड़े पदाधिकारी आए के पाठक, उन्होंने स्कूल में थोड़ी सी कड़ाई करनी शुरू की, हाय तौबा मच गया, क्या रे बाप रे, जुल्म हो गया। मतलब कि मास्टर समय से न जाएं, पढ़ाएं नहीं, मतलब भ्रष्टाचार, बेइंतहा भ्रष्टाचार है। तो बच्चे, गरीबों के बच्चे पढ़ने नहीं पाए, बड़े लोगों के बच्चे पब्लिक स्कूल में या फिर राज्य के बाहर जाके पढ़े, गरीबों के बच्चे पढ़े नहीं, कमजोर वर्ग के बच्चे पढ़े नहीं, इनमें राजनीतिक चेतना नहीं जागृत हो, इनमें आत्मबल नहीं आए, इस सब चीज की बहुत जबरदस्त व्यवस्था की गई जी। है, और जी। तभी इस प्रकार की नैरेटिव कारगर हो पाती है। जी। जी। शुक्रिया। तो यह बातचीत आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे, और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। तो दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।